हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम द टेबल्स टर्न के बारे में। तो टेबल्स टर्न के बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। पोइट्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, हम पहले पोएम के बारे में कुछ की फैक्ट्स देखेंगे, देन उसका पोएम का एक्सप्लेनेशन देखेंगे और लास्ट में कुछ इसके एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो द टेबल्स टर्न जैसे कि आपको इमेज में ही दिखाई दे रहा होगा कि कोई बैठा हुआ है और पढ़ाई कर रहा है। ओके, बुक्स के प्रति उसका लगाव है। लेकिन इस पोएम में जो पोइट है वो क्या कहना चाह रहे हैं कि आप बुक्स को जो है रख दो। द टेबल्स टर्न का मीनिंग यही है कि मतलब आप बुक्स को रख दो और इस जो पढ़ाई वाली आपकी जो दुनिया है, ज्ञान की दुनिया है, इससे बाहर निकल कर आप नेचर को फील करो। नेचर भी हमें बहुत सारा ज्ञान देता है, ठीक है। तो आपको उसको फील करना है कि नेचर हमको क्या दे रहा है। तो इस पोएम के माध्यम से पोएट ने हमें यही बताने की कोशिश की है। तो आइए डिस्कस करते हैं इस पोएम को। देखिए, पोएम के बारे में बात करें तो ये जो पोएम है द टेबल्स टर्न्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ये पब्लिश्ड हुई थी 1798 में। ओके, और इसमें टोटल 8 स्टैंजा हैं जिनमें 4 लाइन है। हर एक स्टैंजा में 4 लाइन है, मतलब 4 लाइन को हम क्वार्टरन्स कहते हैं। तो ये टोटल 32 लाइन्स की पोएम है जो डिवाइडेड है 8 क्वार्टरन्स में। ओके, और इसकी राइमिंग स्कीम है हमारी ए बी। और थीम क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर। इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो हमें नेचर की इम्पोर्टेंस बताई है यहाँ पर। ये पोएम जो है वो पब्लिश्ड हुई थी, किस कलेक्शन में पब्लिश्ड हुई थी? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज का जो कलेक्शन आया था लिरिकल बैलेड 1798 में, तो उस कलेक्शन में इस पोएम को पब्लिश कराया गया था। आइए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है हमारा, अप माय फ्रेंड एंड क्विट योर बुक। उठो मेरे फ्रेंड और अपनी इन बुक्स को ज़रा किनारे ही रख दो। और श्योरली यू विल ग्रो डबल, मतलब यदि तुम इन बुक्स को ही पढ़ते रहोगे तो एक ही जगह बैठे बैठे तुम क्या हो जाओगे? मोटे हो जाओगे, मतलब तुम डबल हो जाओगे। अप माय फ्रेंड एंड क्लियर योर लुक्स। उठो मेरे फ्रेंड और ज़रा तुम अपनी ये जो लुक है तुम्हारा, ये चिंता भरा जो ये बहुत ही तुम्हारा लुक दिख रहा है, उसे तुम ज़रा साफ़ कर लो। वाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल, और तुम्हारी जितनी ही ये परेशानी है और ये मेहनत है, आखिर तुम क्यों कर रहे हो? तो इस स्टैंजा में पोएट ने हमें क्या बताया है? वो अपने किसी फ्रेंड से बोल रहे हैं कि अरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, तुम उठो और ये बुक्स को ज़रा किनारे ही रख दो, अन्यथा क्या होगा? तुम एक ही जगह बैठे बैठे क्या हो जाओगे? मोटे हो जाओगे। उठो उठो मेरे फ्रेंड और तुम अपनी इस चिंता भरे लुक को ज़रा ही साफ़ कर लो। आखिर इतनी परेशानी और इतनी ज़्यादा तुम्हें किस बात की जो चिंता है? नेक्स्ट स्टैंडा देखते हैं, द सन अबव द माउंटेन्स हैड। पोइट क्या बोल रहे हैं कि जो सूरज है वो सनसेट होने वाला है, मतलब वो माउंटेन्स के बिल्कुल ही सिर पर आ गया है। अब फ्रेशनिंग लस्टर मिलो, और एक बहुत ही सुगंधित जो खुशबू है वो वातावरण में क्या है? महक रही है। एक शाम का टाइम होता है सनसेट का, जब एक अलग ही खुशबू जो है हमारी शाम के टाइम, एक फ्रेशनेस जो है हमारे माहौल में घुल मिल जाती है। थ्रू ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड हैज़ स्प्रेड, और जो सनसेट जब हो रहा है तो सूरज की जो किरण है वो पूरे ही ग्रीन फील्ड्स पे क्या है? स्प्रेड हो चुकी हैं। इस फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो, और वो कैसी दिखाई दे रही हैं? एकदम येलो गोल्डिश कलर की दिखाई दे रही हैं, ठीक है। फिर से इस स्टैंडा को समझते हैं। द सन अबव द माउंटेन्स हैड, मतलब जो सूरज है वो माउंटेन्स के हेड पर आ चुका है, एकदम ऊपर की तरफ। अ फ्रेशनिंग लस्टर मिलो, मतलब एक सुगंधित खुशबू जो है वातावरण में फैल चुकी है। थ्रू ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड हैज़ स्प्रेड, मतलब उसकी जो किरणें हैं वो पूरे ही जो धरती की हरियाली, मतलब घास है, उस पर फैल चुकी हैं। उसकी रोशनी हिज फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो, और जो वो धरती की जो फील्ड जो है हमारी सुनहरे कलर की वहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सेकेंड स्टैंजा में जो पोएट ने है यहाँ पर इमेजरी का यूज़ किया है। किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है? इमेजरी, जिसमें उसने नेचर की जो ब्यूटी और जो सीन्स है उसको हमें बहुत ही अच्छे से विजुअलाइजेशन करने की यहाँ पर कोशिश की है। ओके, तो फर्स्ट और सेकेंड स्टैंजा में पोएट ने यही बताया कि अरे मेरे दोस्त, उठो तुम और इस किताबी भरी दुनिया से बाहर निकल कर नेचर की जो ब्यूटी है उसमें भी खो जाओ और उसका भी तुम आनंद लो। चलिए नेक्स्ट लाइन को डिस्कस करते हैं। बुक्स टाइज अ डल एंड एंडलेस स्ट्राइप, जो बुक के साथ तुम्हारा संघर्ष है, मतलब स्ट्राइप मतलब संघर्ष, ये क्या है? अनंत है, ये कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है।
कम हियर द वुडलैंड लिनेट, यहाँ आओ और इस वुडलैंड लिनेट मतलब एक पक्षी है गाने गाने वाला, लिनेट उसका नाम है, ठीक है। कम हियर द वुडलैंड लिनेट, हाउ स्वीट इज म्यूजिक ऑन माई लाइफ, उसका जो संगीत है, उसकी जो आवाज़ है वो कितना ही बहुत ही मधुर है, उसको तुम सुनो। देयर इज़ मोर ऑफ विस्डम इन इट, और इसमें भी बहुत सारा ज्ञान जो है छिपा हुआ है, इस किताबी दुनिया से परे इस नेचर में भी बहुत सारा ज्ञान छुपा हुआ है। एंड हार्क हाउ ब्लिथ द थ्रस्टल सिंग, थ्रस्टल भी यहाँ पे एक पक्षी का नाम है जिसको यहाँ पे पोयम में जो है यूज़ किया गया, ओके। एंड हार्क हाउ ब्लिथ द थ्रस्टल सिंग, मतलब थ्रस्टल भी कितना अच्छा गाता है, तुम उसे भी सुनो। ही टू इज़ नो मीन प्रीचर, ठीक है, ये भी क्या है जो किसी उपदेशक से कम नहीं है, ही मतलब थ्रस्टल के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। देखिए फिर से समझते हैं, प्रीचर का मीनिंग यहाँ पे उपदेशक है, तो जो ये ब्लिथ जो थ्रस्टल यहाँ पर जो पक्षी का नाम यहाँ पे बताया गया है, तो इस थ्रस्टल का जो गाना है वो भी किसी उपदेशक से कम नहीं है, मतलब ये भी तुम्हें बहुत कुछ उपदेश ज्ञान दे सकता है। कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर, आओ तुम और इस प्रकाश का जो है प्रकाश के नीचे आओ, ये नेचर भी तुम्हें जो एक टीचर की तरह बहुत सारा ज्ञान दे सकती है, ठीक है। इन स्टैंजा को हम फिर से डिस्कस करते हैं। बुक्स दाई अ डल एंड एंडलेस स्ट्राइफ, कम हियर द वुडलैंड लिनेट, हाउ स्वीट इज म्यूजिक ऑन माई लाइफ, देयर इज़ मोर ऑफ विस्डम इन इट। इस किताबी भरी दुनिया के संघर्ष से तुम बाहर निकलो और इस वुडलैंड लिनेट का जो म्यूज़िक सुनो कि ये कितना ही मधुर है और इसमें भी बहुत सारा ज्ञान जो है छुपा हुआ है। और एंड हार्क हाउ ब्लिथ द थ्रस्टल सिंग, और ये थ्रस्टल जो पक्षी ये भी कितना अच्छा गाना गाता है यहाँ पर। ही टू इज़ नो मीन प्रियचर, और ये भी किसी उपदेशक से तुम्हें कम नहीं लगेगा। कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, और इन सब चीज़ों के प्रकाश में तुम आओ। लेट नेचर बी योर टीचर, और इस प्रकृति को भी जानो, ये भी तुम्हारी एक बहुत ही अच्छी टीचर हो सकती है। आगे की लाइन डिस्कस करते हैं। सी हैज़ अ वर्ल्ड ऑफ रेडी वेल्थ, सी यहाँ पर नेचर के लिए यूज़ किया गया है, क्या बताया गया है, सी हैज़ अ वर्ल्ड ऑफ रेडी वेल्थ, मतलब ये जो हमारी नेचर है इसके पास पहले से ही रेडी बहुत सारी धन संपदा है, ठीक है। अवर माइंड्स एंड हार्ट टू ब्लेस, जिससे ये हमारे दिमाग और हमारे दिल को भर सकती है। स्पॉन्टेनियस विस्डम ब्रीथ बाय हेल्थ, और ये अपनी स्पॉन्टेनियस विस्डम मतलब अपने ज्ञान रूपी सांस से जो हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा कर सकती है। ट्रुथ ब्रीथ बाय चेयरफुलनेस, और इसका जो सच है ना वो हमें चेयरफुल कर सकता है, मतलब हमें आनंदित कर सकता है। तो हमें इस नेचर का जो है आनंद लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे दिल दिमाग और हमारी हेल्थ सबके लिए ही बहुत अच्छा है। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड, मतलब इस नेचर का जो एक तत्व है, वन इम्पल्स है, वर्नल वुड मतलब बसंत ऋतु का एक जो तत्व है। मे टीच यू मोर ऑफ मैन, और ये इंसान के इससे भी ज़्यादा तुम्हें सिखा सकता है, ठीक है। मी टीच यू मोर ऑफ मैन, ऑफ मोरल एविल एंड ऑफ गुड, और क्या अच्छा है तुम्हारे लिए और क्या बुरा है। देन ऑल द सेक्स कैन, मतलब ये जो संत महात्मा जो तुम्हें बताते हैं, जो तुम्हें ज्ञान देते हैं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो नेचर भी तुम्हारे लिए इस तरह से जो टीचर का काम कर सकती है। इसका एक ही तत्व जो है तुम्हें बहुत सारी चीज़ों को सिखा सकता है। संत महात्मा से भी ज़्यादा ये तुम्हें अच्छे और बुरे की परख यहाँ पर करवा सकता है नेचर, ठीक है। तो पोइट ने इन लाइंस में हमें यही बताया है। सी हैज़ अ वर्ल्ड ऑफ रेडी वेल्थ और माइंड्स एंड हार्ट टू प्लेस, मतलब नेचर के पास इतनी संपत्ति है कि वो हमारे दिल और दिमाग को भर सकती है। स्पॉन्टेनियस विजडम ब्रीथ बाय हेल्थ, ट्रुथ ब्रीथ बाय चेयरफुलनेस, तो और ये हमारी जो इसकी ज्ञान रूपी सांस है ये हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा कर सकती है। वन इम्पल्स फ्रॉम अ बर्नल बोर्ड मे टीच यू मोर ऑफ मेल, और इसका एक तत्व जो है बहुत काफ़ी है हमें इंसान से ज़्यादा सिखाने के लिए। ऑफ मोरल एविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेक्स कैन, और ये जो संत महात्मा जो तुम्हें सिखाते हैं क्या अच्छा बुरा है, तुम्हें जो ज्ञान देते हैं, ठीक है, मोरल नैतिक शिक्षा देते हैं, प्रकृति भी ये तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सिखा सकती है। देखिए आगे की लाइन देखते हैं। स्वीट इज़ द लोर विच नेचर ब्रिंग्स, लोर मतलब ज्ञान, तो नेचर जो तुम्हें ज्ञान देती है ये बहुत ही स्वीट होता है। और मेडलिंग इंटेलेक्ट मतलब जो हमारा जो ज्ञान होता है वो क्या होता है, बहुत दखल अंदाजी वाला होता है। तो नेचर का ज्ञान क्या होता है, बहुत ही स्वीट होता है। मिस सेव द ब्यूटियस फॉर्म ऑफ थिंग्स बी मर्डर
टू डिसेक्ट, देखिए यहाँ पे क्या बताया, आर मेडलिंग इंटेलेक्ट, मतलब जो किताबी ज्ञान है जो हमारा, ठीक है, जो हम हासिल करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, मिस शेप्स द ब्यूटीज फॉर्म ऑफ थिंग। इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं, नेचर की ब्यूटी को नष्ट करने के लिए या उसको मिस शेप करने के लिए। मतलब हम ट्रीज़ को क्या करते थे, काट देते हैं और उससे कुछ और प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो हम नेचर की ब्यूटी को क्या कर रहे हैं, मिस शेप कर रहे हैं और उसका मर्डर कर रहे हैं। बी मर्डर टू डिसेक्ट। इनफ ऑफ साइंस एंड ऑफ आर्ट, अब इस साइंस और आर्ट की दुनिया को बस तुम रहने ही दो। क्लोज अप दूस बैरन लीव्स, और अपनी ये बैरन लीव्स मतलब जो किताबी पन्ने हैं उनको तुम बंद कर दो। कम फोर्थ एंड ब्रिंग विथ यू आ हार्ट, और यहाँ आओ अपने पूरे दिल के साथ, तुम यहाँ पर आओ। दैट वॉचेस एंड रिसीव, और तुम इस प्रकृति को देखकर तुम क्या महसूस करोगे और उससे क्या रिसीव करते हो। तो पोइट ने इन लाइन्स में हमें यही बताने की कोशिश की है। इन दोनों स्टेंजा में पोइट ने हमें क्या बताया है कि जो इंसान है उसने अपने ज्ञान से, जो किताबी ज्ञान से जो है नेचर की ब्यूटी को क्या कर दिया है, बहुत ही मिसशेप कर दिया और उसे बहुत ही डिसेक्ट कर दिया। ओके, तो अब वो अपने फ्रेंड से क्या बोल रहा है कि अब तुम इस साइंस की और आर्ट की दुनिया को रहने ही दो और इन बैरन लीव्स मतलब इन किताबी पन्नों को तुम बंद कर दो और यहाँ आओ और अपने तुम देखो यहाँ पर कि तुम प्रकृति से क्या रिसीव करते हो और तुम्हें देख करके कितना आनंद यहाँ पर महसूस होगा। तो इस पूरी पोएम में पोइट ने हमें यही बताया कि हमें नेचर की ब्यूटी को महसूस करना चाहिए, किताबों में ही बस बुकिश ज्ञान को हासिल नहीं करना चाहिए। नेचर हमें बहुत सारा ज्ञान यहाँ पर दे सकती है अपनी तरफ से। इस पोएम की राइमिंग स्कीम की बात करें तो आप लास्ट के वर्ड को देखिए, ब्रिंग्स और थिंग्स मतलब ए, इंटेलेक्ट और डिसेक्ट मतलब बी। तो यहाँ राइम स्कीम यूज़ हुई है ए बी, और इसमें मीटर यूज़ हुआ है हमारा आयम्बिक टेट्रामीटर एंड ट्राईमीटर। फिगर ऑफ स्पीच इसमें आपको देखने को मिलेगी पर्सोनिफिकेशन और इमजम्मेंट। इमजम्मेंट क्या होता है, रन ऑन लाइन, मतलब एक लाइन में जब उसका मीनिंग पूरा ना हो तो दूसरी लाइन में भी उस मीनिंग को पूरा किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं इमजम्मेंट। यहाँ पर स्वीट इज़ द लॉर विच नेचर ब्रिंग्स हर मेडलिंग इंटेलेक्ट, इस लाइन में इनजम्पमेंट का यूज़ हुआ है। आइए इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर नेचर इज़ अ वैल्यूबल व्हाट। तो नेचर हमारे लिए क्या है? फर्स्ट है लीडर, सेकंड टीचर, थर्ड मदर या फिर रिसोर्स। तो हमारा आंसर होगा टीचर। यहाँ पर पोइट ने नेचर को एज अ टीचर हमारे लिए वैल्यूबल बताया है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टू वर्ड्स अपीयर इन द पोएम दी टेबल्स टर्न। तो टेबल्स टर्न में कौन से दो वर्ड्स यहाँ पे अपीयर हुए हैं पोएम में? तो फर्स्ट है हमारा अ मॉकिंग एंड अ बार्बलर, सेकंड है अ फिंच एंड अ स्पैरो, थर्ड है अ लिनेट एंड अ थ्रसल, और लास्ट है अ रेवन एंड अ क्रो। तो इस पोएम में मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्या कि यहाँ पे दो वर्ड्स का जो सॉन्ग यहाँ पर हमको बताया गया है, अ लिनेट एंड अ थ्रसल, ठीक है, अ वुडलैंड लिनेट एंड अ थ्रसल, यहाँ पर जो वर्ड हैं उनको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द स्पीकर यूज टू डिस्क्राइब ह्यूमन इंटेलेक्ट। तो यहाँ पर स्पीकर ने ह्यूमन इंटेलेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए किस वर्ड का यूज़ किया है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वाइस, सेकंड है मैडलिंग, थर्ड है स्वीट या फिर यूजलेस। ओके, तो यहाँ पे पोएम्स में पोइट ने ह्यूमन इंटेलेक्ट को किससे डिस्क्राइब किया है? मैडलिंग से, मतलब रोका टोकी या दखल अंदाजी वाली जो हमारी ह्यूमन की बुद्धि होती है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द राइम स्कीम एस्टैब्लिश इन द फर्स्ट स्टैंजा। तो पोएम की फर्स्ट स्टैंजा में जो है कौन सी राइमिंग स्कीम को यूज़ किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ए बी, सेकंड ए बी, थर्ड ऑप्शन है ए, लास्ट ऑप्शन है हमारा ए बी। तो फर्स्ट स्टैंजा में यहाँ पर और पूरी पोएम में भी यहाँ पर कौन सी राइमिंग स्कीम को यूज़ किया है? ए बी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कलेक्शन रिटन जॉइंटली बाय वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। तो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने कौन सा कलेक्शन जो है एक साथ यहाँ पर लिखा था? ठीक है, ऑप्शन ए है लिरिकल बैलेट, ऑप्शन बी कुबला खान, ऑप्शन सी टिंटरन अबे या फिर लास्ट द प्रिल्यूड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा ये है लिरिकल बैलेट, मतलब करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए। तो आज के वीडियो में हमने द पोएम्स द टेबल टर्न्स बाय विलियम वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखा और उसके कुछ एमसीक्यू को प्रैक्टिस किया ताकि आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतर हो सके। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।